आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 11। चैप्टर 10 तक बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए थे। अगर चैप्टर 10 तक आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। देखिए चैप्टर 11 का हमारा नाम क्या है? भारत पर विदेशी आक्रमण और अधिपत्य काल। ये कब से कब तक का है? 180 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक का। इससे पहले भी भारत पर आक्रमण हुए थे, जैसे हकमनी वंश ने आक्रमण किया था या सिकंदर ने आक्रमण किया था, लेकिन वो भारत के बाहरी भागों में ही उलझ कर रह गए थे, अंदर नहीं आ पाए थे, मतलब भारतीय सीमा में नहीं आ पाए थे, वो बाहर ही उलझ कर रह गए थे। जैसे देखिए ये भारत का ये मैप हुआ, देखिए तो ये भारत की इधर बाहरी भाग में ही क्या हुए थे, उलझ कर रह गए थे। वो जो ये हकमनी वंश तो इधर ही रह गए थे, फिर सिकंदर भी इधर ही रह गया था, इधर ही रह गया था सिकंदर। ये अंदर नहीं प्रवेश कर पाए थे, लेकिन ये लोग आए तो देखिए इनका नाम क्या था? इनका इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी कहते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। मतलब इधर आक्रमण तो पहले हकमनी वंश ने किया था, लेकिन इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 180 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। किसने? इंडो ग्रीक ने। अब इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्यतः ये यूनान से थे, लेकिन ये आकर यहीं पर बस गए। यहाँ पर क्या हुए? आकर कुछ यहीं पर बस गए, यहीं पर रह गए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंद यूनानी कहा जाता है। नहीं तो मुख्य रूप से ये यूनान वाले क्षेत्र से आते थे। अब ये देखिए ये कैसे यहाँ पर आए, आक्रमण क्यों किए, क्यों आक्रमण करेंगे? यहाँ पर कमजोर जब शासक रहेगा तो आक्रमण करेंगे, ताकतवर शासक रहेगा तो आक्रमण करेंगे। आपको एक पता है कि इधर से तो कोई आक्रमण कर नहीं सकता है, इधर सब समुद्र है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है, इधर से तो आक्रमण कोई कर नहीं सकता। यानी मुख्य यहीं से मिलता था इनको, जो जिसको आना होता था कहाँ से आता था? इधर से आता था। तो ये आक्रमण कब करेंगे? जब यहाँ पर कोई ताकतवर शासक होगा, या ताकतवर पूरा शासक का ये शासन होगा, या कमजोर शासक का शासन होगा। तो ये जब कमजोर शासक का शासन होगा तभी ये क्या करेंगे? आक्रमण। तो देखिए वही पूरा विस्तार से बात करेंगे, इसको अंत तक देखते रहिए। तो इनको बोलते हैं इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी। पता है हिंद यूनानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मुख्यतः यूनान से थे और आकर कहां पर बस गए? यहीं पर। सबसे पहला जो देखिए ये हुआ क्या, जो मौर्य काल था, मौर्य काल तो आप जानते ही हैं, मौर्य काल था, वो जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत ताकतवर साम्राज्य था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र यहाँ कर्नाटका तक फैला हुआ था, इधर में पूरा फैला हुआ था, इधर पूरा ये बंगाल तक फैला हुआ था, मतलब पूरा फैला हुआ था। तो ऐसे राजा पर कोई आक्रमण करने का सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर राजा थे। ये सब मौर्य काल के जितने जैसे सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इनके शासन काल में कोई बाहरी आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर करता भी था तो हार कर यहां से जाता था, जीतता तो था नहीं। और सम्राट अशोक पर तो कोई हमला करने को सोचता भी नहीं था। सम्राट अशोक का जब शासन काल था यहाँ पर तो कोई हमला करने के बारे में सोचता तक नहीं था। तो समझिए, तो उसके बाद मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद से ये आक्रमण होना शुरू हो गए। मौर्य काल के बाद से क्या हुआ? यहाँ पर आक्रमण होना, यहाँ पर भारत पर शुरू हो गया। मौर्य काल में आक्रमण क्यों नहीं हो रहा था? आपको पता ही है, मौर्य जो साम्राज्य था बहुत ताकतवर साम्राज्य था, इसीलिए मौर्य काल के समय भारत पर आक्रमण नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मौर्य काल खत्म हुआ, मौर्य काल खत्म होने के बाद से ही भारत पर आक्रमण होना शुरू हो गया। तो मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण होने लगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे राजा हुए और छोटा छोटा राजा को कोई भी हरा सकता था, तो यहाँ पर आक्रमण होने लगे। अब इंडो ग्रीक का जो सबसे ताकतवर राजा था, सबसे पहला ताकतवर राजा डेमेट्रियस प्रथम था। इससे भी पहले राजा हुए, डेमेट्रियस प्रथम से भी पहले राजा हुए थे, यहाँ इंडो ग्रीक के राजा थे, लेकिन ये सबसे ताकतवर राजा था। क्यों? अब देखिए एक बात हम कई बार आपको बताए हैं कि उन्हीं राजा का नाम लिया जाता है या उन्हीं राजा के बारे में बताया जाता है जो या तो ताकतवर होते हैं या कुछ बड़ा काम करते, उनके बारे में बताया। ये नहीं कि छोटा छोटा कुछ भी काम किए नॉर्मल हुए तो उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? डेमेट्रियस प्रथम का।
डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस प्रथम का नाम आता है। इसने भारत पर आक्रमण किया। इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। भारतीय सीमा में सबसे पहले आने का श्रेय किसको मिलता है? डेमेट्रियस प्रथम को। यही सबसे पहले भारतीय सीमा में एंट्री किया था। कैसे? आक्रमण करके भारतीय सीमा में यही एंट्री किया था। कौन? डेमेट्रियस प्रथम। और ये कहाँ का शासक था? इंडो ग्रीक था, यानी कि यूनान की तरफ से ये क्या हुआ था? आया था। तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रथम श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। प्रथम को जाता है। इसने क्या किया? यहाँ पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीत कर, यहाँ पर पंजाब में कुछ क्षेत्रों को जीता, यहाँ पर पंजाब में क्षेत्रों को जीता। पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? इसकी राजधानी साकल में इसने राजधानी बनाई। अब देखिए साकल कहाँ है? यहाँ पर है। साकल यहाँ पर है। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? साकल में अपनी राजधानी बनाई। और इसने भारतीय राजा की उपाधि धारण की। भारतीय राजा की उपाधि धारण की। क्या किया? भारतीय राजा की इसने उपाधि धारण किया। क्योंकि मुख्य रूप से देखिए आते तो थे यहाँ से, यूनान से, लेकिन बस कहाँ पर जाते थे? यहीं पे यहाँ के संस्कृति देखकर, भारत की संस्कृति, रहन सहन, लोगों का विचार, ये सब देखकर एकदम अलग ही उनका होता था ना कि कैसे इतने अच्छे लोग रहते हैं, ऐसे लोग कैसे रहते हैं। यहीं आकर यहीं के सब सभ्यता क्या कर लेते थे? अपना लेते थे। आगे बढ़ते हैं अपने। और इसने सिक्का भी चलवाया। सिक्का चलवाया तो यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में सिक्का चलवाया। दोनों लिपियों में क्या किया इसने? सिक्का चलवाया। खरोष्ठी तथा ये यूनानी दोनों लिपियों में क्या करवाया? सिक्का चलवाया। इसके बारे में इतना ही जानकारी मिल पाता है। इसके बाद आया मीनांडर। कौन आया? मीनांडर। अब इसके जस्ट बाद देखिए, हम आपको बता रहे हैं उन्हीं शासकों का नाम लिया जाता है जो कि कुछ कार्य किए होते हैं। इसके बाद प्रमुख शासक कौन आता है? मीनांडर। यह हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासकों में महत्वपूर्ण शासक था। क्योंकि ये क्या किया था? ये बौद्ध भिक्षुक था। कौन क्या था? बौद्ध भिक्षुक था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। ये बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में नागसेन, बौद्ध भिक्षुक नागसेन और इसके बातचीत लिखे गए हैं। मिलिंद पन्हो आप जानते भी होंगे, बौद्ध ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा गया है? नागसेन और इसके बातचीत लिखा गया। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। ये नागसेन और इसका किसका? मीनांडर का बातचीत लिखा हुआ है। यानी कि मिलिंद पन्हो में नागसेन मीनांडर का बातचीत है। क्या है? बातचीत है। ये था बौद्ध भिक्षु। उसके बाद इसने देखिए राजधानी इसके समय भी वही थी, साकल ही राजधानी थी। जैसे इसके समय डेमेट्रियस के समय साकल राजधानी थी, इसके समय भी क्या थी? राजधानी साकल थी। लेकिन ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। साकल शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। साकल जो था शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था।
जो साकल था वो शिक्षा का केंद्र बन गया था। साकल शिक्षा का केंद्र बन गया था। शिक्षा का केंद्र बन गया था। इसके समय, किसके समय? मीनांडर के समय साकल जो था वो शिक्षा का केंद्र बन गया था। अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत में यूनानी संस्कृति का प्रभाव क्या क्या रहा है। जैसे ये लोग आए तो भारत की संस्कृति के बारे में जाने, सब चीज के बारे में जाने। तो ये लोग जब आए यहाँ पर कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया, तो इनके संस्कृति का भी प्रभाव तो यहाँ पर दिखेगा ना। कुछ ये भी तो वहां से लेकर आए होंगे। तो यूनानी संस्कृति का भारत पर क्या प्रभाव दिखा, वो प्रभाव देखेंगे हम लोग। यूनानी संस्कृति का भारत पर प्रभाव। संस्कृति का भारत पर प्रभाव ध्यान से समझिएगा, ये लिखने के लिए परीक्षा में आ जाता है कि यूनानी संस्कृति की क्या क्या देन है या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा यूनानी संस्कृति का। तो सबसे पहला नंबर है राजत्व का दैवीय सिद्धांत, यानी कि जो राजा होंगे और उनकी जो प्रजा होगी, प्रजा को संतान मानते थे। क्या मानते थे? प्रजा को संतान। और प्रजा की देखभाल कौन करेगा? राजा ही करेंगे। प्रजा की देखभाल, कोई भी समस्या होगा कौन देखभाल करेगा? राजा ही करेंगे। आगे उसके बाद सांचे से सिक्कों का ढालना शुरू हुआ। सांचे से सिक्कों का ढालना, सिक्कों का निर्माण। उसके बाद तीसरा नंबर है सिक्कों पर राजा का नाम, उसका चित्र और तिथि का अंकित करना। कहाँ की देन है? यूनान की देन है। वो लोग आए तो यहाँ पर शुरू किए। सिक्कों पर राजा का नाम, चित्र और तिथि सब ध्यान रखिएगा। तिथि। 4 नंबर है काल गणना, यानी कि ये आप इनको काल गणना भी शुरू कर दिए। ये लोग गिनना भी शुरू कर दिए। और सप्ताह, वर्ष, जैसे कैलेंडर भी उसी समय का शुरू। कैलेंडर वर्ष भी उन्होंने क्या किया? देखिए कैलेंडर वर्ष में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो लेकर आए तो कुछ नया लेकर आए। कैलेंडर वर्ष में क्या लेकर आए? नया। और ज्योतिष में भी उनका कुछ योगदान है। ज्योतिष में उनका योगदान है। किनका? यूनानी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में पड़ा है भारत पर। हमें लगता है कि आप बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मगर इससे आगे वाला, इससे अभी और इसमें है, अभी इसमें और है, इससे आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।